हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू कर रहे हैं उससे पहले काफी लोग है कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने एक वर्ड बोला था बेवकूफ, तो काफी लोगों को बुरा लग गया, किसी को दिल पे लग गया। हालांकि जिसने ये समझा कि हमको बेवकूफ नहीं बोला है तो उनके लिए तो ठीक है। देखिए हमारे सब्सक्राइबर्स वगैरह जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए ये बेवकूफ वर्ड नहीं था, ये उन लोगों के लिए था। भाई आपको बुरा लगा हो, किसी को भी बुरा लगा हो कि भाई ये वर्ड मैंने बोला है तो मैं माफी मांगता हूं और ये वर्ड आगे से यूज नहीं करेंगे, कोई भी वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये वर्ड उन लोगों के लिए बोला गया है तो जो लोग है ना रिव्यू का वीडियो देखते नहीं है, कंपनी को समझते नहीं है, वो सिर्फ उनको क्या चाहिए, फाइनल डिसीजन। भाई एक बार में हमको बता दो अप्लाई करना नहीं करना, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक बार में आप किसी भी कंपनी को समझ नहीं पाओगे। देखिए कोई कंपनी ऐसी होती है क्वालिटी कंपनी, जैसे वारी एनर्जीज थी, वो कंपनी ऐसी थी, उसके अंदर क्या है कि पहले ही दिन से मैंने, पहले दिन क्या जब खुलने वाला था उससे भी पहले मैंने कहा था तो इसके अंदर तो अप्लाई करने ही वाला हूँ, ठीक है। वो कंपनी ऐसी थी। तो हर कंपनी ऐसी नहीं होती है, क्योंकि कोई फाइनेंशियली कमजोर होगी, किसी का सेक्टर कैसा होगा, किसी का क्या होगा, तो उसकी चीजें क्या डिपेंड करेगी मार्केट के सेंटीमेंट और मार्केट की कंडीशन पर। मतलब मार्केट के अंदर कंडीशन कैसी है, इसके अंदर ये एक दो कमियां हैं, पर मार्केट में कंडीशन ऐसी बन रही है कि ओवरऑल अगर इसकी डिमांड देखिए तो अच्छी बन रही है, तब क्या है कि अप्लाई कर पाते हैं। तो वो चीज़ें क्या बाद में आती है, सब्सक्रिप्शन वगैरह बाद में आता है, एंकर डस्ट बाद में आती है, QIBs कैसा रेस्पॉन्स देते हैं वो सब बाद में आता है, एकदम से नहीं आता है। तो क्या है कि रिव्यू वाले वीडियो के अंदर कंपनी का बिजनेस समझना जरूरी है, उसकी फाइनेंशियल फंडामेंटल समझने जरूरी है। तो क्या है कि ये चीज़ क्लियर होगी ना कि बिजनेस समझ में आ गया, फिर क्या है कि हमें बाकी मार्केट के जो पैरामीटर्स देख के ये समझ में आ जाएगा कि अब इसके अंदर हमें रिस्क लेना है या नहीं लेना है, तो वो समझ में आ जाएगा। तो उनके लिए मैंने वर्ड यूज किया था बेवकूफ, जो कि सब्सक्राइबर्स नहीं है हमारे, वो क्या है कि कहीं और से आके सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया हुआ, ऐसे ही आके कमेंट मार देते हैं ताकि क्या है कि लोग भी डिमोटिवेट हो, ठीक है। मैं तो वैसे डिमोटिवेट नहीं होऊंगा, बट उनके लिए एक छोटा सा जवाब था इसीलिए मैंने डाला था। और मैं तो वीडियोस बनाता रहूंगा। देखिए जो लोग भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए रेगुलर वीडियोस आएंगे, जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से आएंगे, क्योंकि लोग भी कमेंट करके पूछते हैं, आखिरी दिन भी पूछते हैं कि सर अब आखिरी बार बता दीजिए इसके अंदर अप्लाई करूं या नहीं करूं। तो उसके लिए तो फाइनल डिसीजन देना ही पड़ेगा ना। लगभग 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं हर दिन उनको अपडेट मिले, तो उनके लिए अपडेट है और मैं देता रहूंगा, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। फिर क्या है कि लोग ऐसे ही पैसा डाल देते हैं, फिर कहते हैं यार सर मैं फंस गया हूँ, मेरा ये हो गया है, मैंने हाई पे बाय कर लिया है। तो लोग ऐसा करते हैं, बाद में तुम एंट्री बनाओगे, बाद में तुम ऐसा कमेंट करोगे हम फंस गए। तो पहले ही कंपनी को जान लो ना, पहले वीडियोस देख लो ताकि क्लैरिटी आ जाए। एक बार में कोई डिसीजन नहीं बनेगा। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखेंगे ना तो फंसेंगे नहीं, तो रिस्क लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और समझ में आएगा चीज कि अब इस पर कैलकुलेटिव रिस्क लेना है या नहीं लेना है। तो दोस्तों कल मार्केट ओपन होने वाला है और नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का IPO में अप्लाई करने के लिए कल की तारीख में आखिरी दिन है। तो फाइनल डिसीजन क्या है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। फिर एक्मे सोलर का IPO, स्विगी का IPO, इन दोनों का अलॉटमेंट स्टेटस भी आने वाला है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। फिर दोस्तों NTPC IPO को लेकर काफी लोगों के मन में सवाल है कि इसकी RHP डेट क्या है। अभी तक क्या कि हम शेयर होल्डर कोटा के लिए अगर शेयर लेते हैं मंडे को तो क्या एलिजिबल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इसको लेकर काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है, तो वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले दोस्तों सेजिलिटी इंडिया का IPO, उसका अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर, और मैंने अप्लाई किया था। मुझे एक लॉट स्मॉल HNI कैटेगरी के अंदर, मतलब जो 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन वाली होती है उसके अंदर एक लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर अलॉट हो गया है। मैंने एक स्मॉल HNI 4 रिटेल में अप्लाई किया था, मुझे 2 लॉट मिले, एक स्मॉल HNI मिल गया, एक रिटेल मिल गया। आपको कितने कितने लॉट मिले हैं, कौन कौन से कैटेगरी में अप्लाई किया था, कमेंट करके बता दीजिएगा। परसों इसकी लिस्टिंग है, कल डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। परसों इसकी लिस्टिंग है, तो कल हम जानेंगे कि लिस्टिंग डे पर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और GMP नियरली 1% है, मतलब लगभग ना के बराबर डिमांड है, ठीक है। अब देखते हैं आगे होता क्या है, नेगेटिव खुलता है पॉजिटिव खुलता है, वो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं बाकी सारे IPO का अपडेट। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट, व्हाट्सएप चैनल, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले NTPC ग्रीन एनर्जी का जो IPO है उसको शेयर होल्डर कोटा को लेकर काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है, काफी लोगों ने शेयर नहीं लिया है। लगभग तो जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग रेगुलर देखते हैं, उन्होंने तो शेयर लेके रख लिया है। मैं 6 महीने से कह रहा हूँ तो उन्होंने तो ले लिया है। अब जिन लोगों ने नहीं लिया तो उनको टेंशन है कि कब लें, मंडे को ले सकते हैं तो क्या एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखिए अभी तक RHP फाइल नहीं की है, उम्मीद है, ऐसी उम्मीद है कि 11 नवंबर मतलब मंडे को, कल की तारीख में ये RHP फाइल कर देंगे। अगर कल कर दी तो अगर आपने फ्राइडे को शेयर लिया हुआ है, फ्राइडे को, तो आपके फायदा है, आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि मंडे को आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर आ जाएगा, ठीक है। और
अगर कल करते हैं, अगर आप कल शेयर लेते हैं तो आपके ट्यूसडे को शेयर आएगा आपके डीमेट अकाउंट के अंदर, तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगर मान लो परसों करते हैं ट्यूसडे को 12 नवंबर को, और अगर आप कल ले लेते हैं शेयर 11 नवंबर को, अगर परसों करते हैं वो RHP फाइल, तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप यूं भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि भाई अगर आपको लेना है तो 12 नवंबर को ही अपनी RHP फाइल करें, ठीक है। बाकी लगभग उम्मीद है कि कल तक इसकी RHP फाइल हो जाएगी। अब जिन लोगों ने लिया है तो वो तो फायदे में है, नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, और भी IPOs आएंगे, तो ऐसी कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी अब रिटेल कैटेगरी में तो अप्लाई कर पाएंगे ही, तो शेयर होल्डर छूट गया तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई सबको मिलना ही मिलना है, किसी को रिटेल में मिल जाएगा, तो टेंशन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। छूट गया वो गया, अब नए का ध्यान रखेंगे। तो अब ये चीज़ क्लियर है कि भाई आपने ले रखा तो ठीक है, नहीं तो 11 नवंबर को हो सकता है कल की तारीख में फाइल करे या परसों करे, ये कंपनी के ऊपर है। इसका टोटल इश्यू शायद 10,000 करोड़ रुपए का पूरा पूरा फ्रेश इश्यू हो सकता है, जिसके अंदर 7500 करोड़ रुपए इसकी उधारी वगैरह चुकाने के अंदर कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आने वाला है। प्राइस बैंड अंदाजन 100 रुपए के आसपास बता रहे हैं, 100-120 रुपए के आसपास, और अभी फिक्स न्यूज नहीं है, ठीक है। ये मार्केट में न्यूज है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। फिक्स चीजें तो अभी बाहर आएगी धीरे धीरे करके। आपको क्या लगता है इसका जो प्राइस बैंड कितना हो सकता है? 100 से नीचे रहेगा या 100 से ऊपर रहेगा? मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि 100 के नीचे ही रहेगा। फिर दोस्तों कल स्विगी IPO और एक्मे सोलर के IPO का अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है। दोनों का ही 11 नवंबर को आएगा। स्विगी का आएगा लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर, एक्मे सोलर का आएगा के फिनटेक की वेबसाइट पर। आप में से किन किन लोगों ने इस IPO में अप्लाई किया है कमेंट करके बता दीजिएगा। दोनों में लगभग चांसेस है, ज़्यादा चांसेस है। स्विगी में तो लगभग 100% कह सकते हैं, तो लगभग अलॉटमेंट मिल ही जाएगा। स्विगी IPO की कोई खास डिमांड नहीं है ग्रे मार्केट के अंदर, ना ही एक्मे सोलर की कोई खास डिमांड है, मतलब आप मान सकते हैं नो डिमांड नो GMP। फिर दोस्तों जिनका लॉजिस्टिक 13 नवंबर को ये IPO ओपन होने वाला है। इसकी GMP जो है लगभग नियरली 5% के आसपास चल रही है। ये एक्सपेक्टेड अंदाजन GMP है, तो इसका रिव्यू का वीडियो मैं डाल चुका हूं। फिर दोस्तों नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, कल की तारीख में आखिरी दिन है 11 नवंबर को। तो फाइनल डिसीजन क्या है, अप्लाई करे या नहीं करे? करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से? तो देखिए अभी इसको 2 दिन के अंदर टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 1.24 गुना, मतलब फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है। अगर बाकी IPO से कंपेयर करें अभी की मार्केट सिचुएशन के अनुसार, तो इसको तो अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला, जो रिस्पांस मिल रहा है ठीक मिल रहा है। QIBs भी ओवर सब्सक्राइब कर चुके हैं, मतलब 1 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल पोर्शन भी 1 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है। NII पोर्शन मतलब HNI पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है, तो ये थोड़ा बहुत तीसरे दिन मान सकते हैं कि NII पोर्शन भी सब्सक्राइब हो जाएगा। QIBs की तरफ से भी अच्छे सब्सक्रिप्शन की उम्मीद है, तो इसमें तो ज़्यादा चिंता नहीं है। फिर GMP की बात करें तो GMP नियरली 2% के आसपास बता रही, मतलब आप यूं समझ के चलिए कि कोई खास डिमांड नहीं है ग्रे मार्केट के अंदर। वैसे GMP अंदाजा है। तो अब ये सारी चीजें क्लियर है, अब अप्लाई करें या नहीं करें? सबसे पहले जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करने का सोच रहे हैं, और देखिए सारी चीजें क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं। तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से हम हमारे जनरली 4 पैरामीटर्स देखते हैं। पर्सनली मैं मेरे हिसाब से देखता हूं। एक तो उसको जैज पैरामीटर मैं बोलता हूं, नॉलेज जैज पैरामीटर। तो सबसे पहला GMP कम बता रही है, 20% से कम। मेरा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है 20%, तो उससे कम है। दूसरा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो है भाई ठीक ठाक मिल रहा है, इतना ज़्यादा भी अभी नहीं कह सकते। अगर देखना है आपको ज़्यादा सब्सक्रिप्शन तो 2-2:30 बजे QIBs का देखिए, भाई QIBs कैसा सब्सक्राइब करते हैं, उस बेसिस पर पता चलेगा। बट अभी NII पोर्शन रिटेल पोर्शन को देखते हुए सब्सक्रिप्शन जो है कम नजर आ रहा है, ज़्यादा तो नहीं है। फिर तीसरा है वैल्यूएशंस, जो इसकी अर्निंग्स है उस हिसाब से वैल्यूएशंस महंगी है। प्राइस बैंड आपको सही लगेगा, फेस वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से 70 से 74 रुपए, इतना ज़्यादा महंगा नहीं लगेगा। बट जो इसकी अभी अर्निंग्स है उस हिसाब से ये प्राइस बैंड थोड़ा सा महंगा है। छोटी कंपनी है अपने पीयर्स के मुकाबले, तो प्राइस बैंड हल्का सा महंगा, और सस्ता करते तो बढ़िया रहता। फिर चौथा है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट ठीक है, ये मतलब अच्छी एंकर लिस्ट आप कह सकते हैं, अबव एवरेज एंकर लिस्ट है, खराब भी नहीं है, इतनी वाव भी नहीं है। तो ये जो 4 पैरामीटर्स हैं उनमें से 2 पैरामीटर्स तो ठीक ठीक नजर आ रहे हैं। ठीक ठीक मतलब एक सब्सक्रिप्शन एक एंकर लिस्ट ठीक ठीक, इतनी जबरदस्त नहीं। और GMP और वैल्यूएशंस ये दोनों थोड़े खराब नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो रिस्क नजर आ रहा है, ओवरऑल अगर माने तो थोड़ा रिस्क है, एकदम आंख बंद करके अप्लाई करने जैसा नजर नहीं आ रहा है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम इसके पॉजिटिव्स देखते हैं और नेगेटिव्स देखते हैं। तो पॉजिटिव में क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर है। ये हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर अब रिसेंटली इंडिया में धीरे धीरे करके फैल रहा है। कोविड के बाद इसकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है, पहले इतना लोग अवेयर नहीं थे हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति। देखिए जो विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्रीज जिनको कहते हैं, USA है, कनाडा है, यूरोप है, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, तो ऐसी जगह क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस लेना वगैरह मैंडेटरी बहुत जरूरी होता है। ये सारी चीजें हैं, कहीं पे भी स्कूल में पढ़ना हो, कॉलेज में पढ़ना हो, नौकरी लेनी हो,
तो वहाँ ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बाहर भी पढ़ने जाएंगे, विदेश में, अमेरिका में, यूरोप में, कहीं पे भी जाएं, तो वहाँ हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सारी चीज़ों की। वहाँ इस चीज़ की डिमांड है। इंडिया के अंदर भी ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको लेना ही लेना है, ये मैंडेटरी नहीं हुआ। धीरे धीरे करके यहाँ पे भी मैंडेटरी होगा, धीरे धीरे होगा। और अभी मैंडेटरी हुए बिना भी काफ़ी लोग अवेयर हो रहे हैं और करवा भी रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है। कोई हेल्थ इंश्योरेंस खुद का लाइफ इंश्योरेंस भी करा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जरूरी है। फ्यूचर की ग्रोथ आप मान सकते हैं कि फ्यूचर में ये बढ़ सकता है, पर वो फ्यूचर की बात है। बट फ्यूचर में बढ़ेगा, उसी के साथ साथ कंपटीशन भी इतना ही ज़्यादा, बड़े प्लेयर्स भी काफ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इसको कंपटीशन नहीं मिलेगा, कंपटीशन भी है। हालांकि इसने रिसेंटली 2-3 सालों में अच्छी ग्रोथ दिखाई है, रेवेन्यू के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और इसकी टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़िया है, मतलब इसके ऑनलाइन जो कस्टमर्स वगैरह जो मिलते हैं वो अच्छा काम कर रही है। टेक्नोलॉजी लेवल पे अगर आप कहें, आईटी लेवल जो काम कहें, तो वो अच्छा कर रही है, मतलब मार्केटिंग वगैरह अच्छी हो रही है। बाकी एंकर लिस्ट अच्छी आई है, रेवेन्यू वगैरह के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव में सबसे बड़ा नेगेटिव, पीयर्स के मुकाबले, अपने जो पीयर कंपिटिटर्स हैं उनके मुकाबले वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, स्टार हेल्थ है, फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस है, उनसे वैल्यूएशंस महंगी है। और उनके मुकाबले रेवेन्यू में छोटी कंपनी है, मतलब अभी छोटा प्लेयर है, वो थोड़े बड़े प्लेयर है, तो मतलब लीडिंग नहीं है अपने सेक्टर के अंदर। फिर जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो थोड़े से कम है, अपने पीयर्स के मुकाबले काफ़ी कम है। इसके तो 2% से कम है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नियरली 9 से 10% के बीच में है। बाकी अदर प्लेयर्स के 2-2.5% जैसे हैं, इसके 2% से कम है। ये थोड़ा नेगेटिव और है। बाकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो वगैरह भी थोड़ा सा कम है, इसको भी ये थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, कोई भी चीज़ क्या होती है, सबसे बड़ी चीज़ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर क्या होना चाहिए कि भाई अगर हम इंश्योरेंस लेते हैं, क्लेम करने जाते हैं कि भाई ये हमारा इंश्योरेंस लिया हुआ है, अब हमको दीजिए इसका फ़ायदा, तो वो कभी कभी क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि पहले पारदर्शिता हो ना कि भाई ये चीज़ है, आप ये चीज़ करते हो, भाई हेल्थ इंश्योरेंस, आप सिगरेट पीते हो, आपने मेंशन नहीं किया, वो सारी चीज़ें अगर वो पहले से पूछ के भाई मेंशन करवा देगी, भाई ये चीज़ें हैं आपके, आप सिगरेट पीते हो या आपको कोई पहले बीमारी है, वो चीज़ क्लियर करा दे, तो लोग पहले से ही वो फॉर्म में भर देंगे, फिर बाद में टेंशन नहीं रहेगी। पहले क्या है कि फटाफट हेल्थ इंश्योरेंस लोग, आजकल क्या, अब प्राइवेट कंपनियों का काम यही होता है कि भाई बेचने में लगे, फटाफट बेचो कुछ भी करके, बाद में देखेंगे इनको क्लेम देना है नहीं देना। तो क्लेम रिजेक्शन जो है काफ़ी है, 10% के आसपास रिजेक्शन है, मतलब इसका 90% के आसपास क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, जो कि थोड़ा कम है। ये 95% से ऊपर होना चाहिए। काफ़ी कंपनी का 98-99% भी होता है, वो कंपनियां अच्छी होती है। अभी फिलहाल की कंडीशन देखते हुए मैं तो पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ना ही लिस्टिंग गेंस के साथ, मतलब मैं मेरा बता रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। ओवरऑल अगर देखें, ओवरऑल फ्यूचर तो है इसका, आने वाले टाइम में डिमांड भी रह सकती है। और फेस वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से 70 से 74 रुपए का जो प्राइस बैंड है, ये भी ज्यादा महंगा नहीं है, अर्निंग्स के हिसाब से महंगा है, पीयर्स के मुकाबले जो पी रेशियो महंगा है। अब ये चीज क्लियर है? क्लियर नहीं है तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। बाकी अभी मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बाकी कंपनियां आ रही है, एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आ रहा है, बहुत सारे शेयर्स हैं, तो उनमें ध्यान लगाओ ना। रिस्क क्यों लेना है? हर जगह रिस्क लेना जरूरी नहीं है, एक जगह तो मैंने ले लिया सेजिलिटी में, जगह क्यों लेना है? तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।